हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई ने जो 11th क्लास में नई मैथ इंट्रोड्यूस करी है अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके कोर्स स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अप्लाइड मैथ के बारे में इस साल ही इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। जैसे कि 10th क्लास में दो तरह की मैथ थी, एक बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली थी उनके पास 11th में मैथ्स चूज करने का ऑप्शन था, बट जिन्होंने बेसिक मैथ्स ली थी वो आगे जाके मैथ्स नहीं ले सकते थे। बट सीबीएसई ने इस साल एक नई मैथ इंट्रोड्यूस करी है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जो बेसिक वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने 10th क्लास में बेसिक मैथ्स चूज करी थी, तो अब वो 11th में जाके अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं। और अगर आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है और इसे कौन कौन ले सकते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई है। तो आप उसमें वहां जाकर अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स स्ट्रक्चर। तो उसमें देखते हैं क्या है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है 241, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड मैथ है 11th के, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे 11th के अंदर, जो बच्चे पढ़ते आ रहे थे, उसका उसका कोड है 041 और इसका कोड है 241, ठीक है। और ये 2020-21 मतलब ये इस करंट ईयर का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करा है, और ये 11th क्लास का है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं। तो जैसे कि अभी सीबीएसई ने जो सिलेबस अभी इंट्रोड्यूस करा है उसमें चैप्टर में डिवाइड नहीं है, उसमें खाली यूनिट्स के अंदर टॉपिक दिए गए हैं कि ये टॉपिक हैं। तो 11th क्लास से कुछ टॉपिक मैच करते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिकों को मिला के चैप्टर बनाए कि इतने चैप्टर हो सकते हैं। आप 11th क्लास में जाकर आप 11th क्लास में जाकर आपको इतने चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। तो मैंने कुछ टॉपिक जो सेम टॉपिक है उनको बना के मैंने एक चैप्टर बनाया है। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, तो अभी जो बुक तो है नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं कि ये तीनों टॉपिक मिला के वो एक चैप्टर या दो चैप्टर बनेंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से बना रखे हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे कौन सा यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने चैप्टर बन सकते हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो यूनिट है वो है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। मतलब यहाँ नंबर्स की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के नंबर होते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे कि पहला नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स। फिर इंक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर्स, तो हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सेकंड है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर जैसे कि आपने जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वहां पे बाइनरी नंबर होती है 0 1, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th की जो स्टैंडर्ड वाली बुक है वहां पे भी है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर शायद बेसिक होगा। तो ये तीनों जो टॉपिक हैं ये किससे रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। तो जब कोई अगर सीबीएसई कोई बुक लाती है तो उसमें लगता है ये तीनों मिला के एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बन जाएगा। तो ठीक है, मान सकते हैं कि ये तीनों टॉपिक मिला के हमारा एक चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंडिसेस, लॉगरिथम एंड एंटीलॉग। 11th क्लास में भी लॉग है, जब हम डेरिवेटिव सीखते हैं तो वहां पे लॉग का यूज होता है, बट वहां पे बेसिक लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है और उसकी एक दो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम लॉगरिथम का बेसिक यूज सीखेंगे, इंडिसेस क्या होते हैं वो सीखेंगे। और फिर यहाँ पे लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो हमने 11th क्लास की स्टैंडर्ड मैथ में है, खाली लॉज है जो उसके, तो वो यहाँ पे लॉज भी आएंगे यहाँ पे इसके। सम एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम एंड एंटीलॉग। तो ये देखो, ये तीनों चैप्टर एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, लॉग से रिलेटेड है, एंटी लॉग से रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ लॉग है, एंटी लॉग है। तो ये तीनों मिला के एक टॉपिक, सेम टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक मिलकर क्या बनाएंगे, चैप्टर 2 बना देंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो सकता है, ये सेकंड चैप्टर होगा हमारा। और जो हमारा थर्ड है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन एवरेज, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये आपको कंपटीशन एग्जाम में जब हम जाते हैं, किसी भी कंपटीशन या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहां ये पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन एवरेज, जैसे कि मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, वो एक सिंपल पार्ट है एवरेज का, बट इसमें एवरेज के और एप्लीकेशन आप सीखोगे। यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा, इसमें कैलेंडर एक अच्छा टॉपिक है। फिर क्लॉक का है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट है इसमें। तो ये एक टॉपिक है, ये अलग एक टॉपिक, ये पूरा एक अलग चैप्टर बन सकता है, चैप्टर 3। तो हम मान सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर बनेंगे और ये तीनों चैप्टर मिला के कितने हो सकते हैं, 9 मार्क्स। ये 9 मार्क्स का कंफर्म है कि यूनिट 1 9 मार्क्स का, ये सीबीएसई का अकॉर्डिंग है। ये मैंने बनाए हैं कि आप समझ सके कि ये चैप्टर 1 के अंदर ये मतलब यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, तो मैंने उनको चैप्टर वाइज कर दिया कि ये चैप्टर 1 होगा, ये चैप्टर 2 होगा, ये चैप्टर 3 होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग टॉपिक हैं और सेम टॉपिक को मैंने एक चैप्टर के अंदर डाल दिया है। तो ये है आपका यूनिट 1। यूनिट 2 क्या है आपका, एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या है, सेट्स। ये स्टैंडर्ड मैथ में भी, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ वाले मैथ्स होते हैं तो उसमें सेट्स जरूर पढ़ते हैं। वो पहला चैप्टर 11th का पहली बुक का पहला चैप्टर है, सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट उसमें है, वेन डायग्राम है कि ग्राफिकली कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। डी मॉर्गन लॉ है, जब हम उसमें उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके ऑपरेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे डी मॉर्गन लॉ आता है। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग वेन डायग्राम और रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन।
ये स्टैंडर्ड मैथ जो होती है, जो हमारी स्टैंडर्ड मैथ पढ़ते हैं 11th में, उसमें ये चैप्टर फर्स्ट नंबर चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर सेकंड है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सारे यूनिट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे सेम हैं यहाँ तक, रिलेशन तक। तो ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर आएगा अगर एनसीईआरटी की बुक बनती है तो। ठीक है, अब हमारे आगे के टॉपिक क्या है इसी में अलजेब्रा के अंदर, और क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। स्टैंडर्ड बुक में 11th क्लास की स्टैंडर्ड बुक में ये 9 चैप्टर है। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पार्ट होता है। रिलेशन बिटवीन ए एंड जीएम, ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट होता है। मतलब ये तीनों टॉपिक ये जो तीनों टॉपिक हैं ये एक ही चैप्टर में आएंगे और ये चैप्टर नंबर हमारा 5 हो सकता है। ठीक है, ये हो गया, ये अलजेब्रा में पढ़ रहे हो आप। फिर अलजेब्रा में पढ़ोगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये स्टैंडर्ड मैथ में भी है। स्टैंडर्ड मैथ में ये चैप्टर नंबर 7 है, वहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके एक चैप्टर है पूरा। तो यहाँ पे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक और कॉम्बिनेशन विद स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो ये तीनों टॉपिक भी एक ही जैसे हैं, परमुटेशन पे हैं और कॉम्बिनेशन पे है। तो ये तीनों बेसिक टॉपिक मिलकर एक चैप्टर बन जाएंगे, ये बन जाएगा आपका चैप्टर 6। तो इस तरह से जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 ये कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की, और इसमें कितने चैप्टर बनेंगे, 1 2 3। तो यूनिट 2 में भी हम मान सकते हैं कि अगर बुक आती है तो उसमें 3 चैप्टर्स होंगे। तो मतलब 3 चैप्टर्स आपकी फर्स्ट यूनिट में है, 3 चैप्टर्स आपकी सेकेंड यूनिट्स में है, टॉपिक के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब ये मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग ये स्टैंडर्ड मैथ में भी है, वहां पे जाओगे तो चैप्टर नंबर 14 है, बहुत छोटा चैप्टर है वो, 2 मार्क्स का चैप्टर है वहां पर। तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ अलग जोड़ा है। तो ये दो जो टॉपिक है, जो मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट्स और कनेक्टिंग वर्ड्स और फ्रेज क्या होते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इम्प्लाइज, एंड और देयर एग्जिस्ट, ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, इन्हें किस तरह से आप मैथ्स के यूज करते हो मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक 2 है। तो ये चैप्टर, ये अलग चैप्टर बनेगा, एक 7 चैप्टर ये आपका हो सकता है। फिर ये लास्ट जो टॉपिक है ये पूरा आपका रीजनिंग है, जो हम रीजनिंग में एक्चुअल में पढ़ते हैं। जब आप कंपटीशन में जाओगे तो ये चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, वहां पे अलग से होता है एक। ऑड मैन आउट, ब्लड रिलेशन, जैसे कि ब्लड रिलेशन होता है, आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, सिलोगिज्म है जैसे। ठीक है, तो ये चैप्टर अलग चैप्टर बनेगा, ये चैप्टर 8 बन सकता है। तो इस तरह से आपके इस यूनिट 3 में 2 चैप्टर्स होते हैं और ये दोनों चैप्टर बनाए कितने मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से अभी हमने जैसे कि इसमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और ये थर्ड यूनिट है। तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको स्टैंडर्ड मैथ में पढ़ने को मिलते, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ ली होती तो कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे आपको मिल जाता पढ़ने के लिए, लॉ की बेसिक प्रॉपर्टी मिलती है वहां पे पढ़ने के लिए, यहाँ पे आपको सेट्स पूरा मिल जाता है, यहाँ तक सेट्स पूरा मिलता है, रिलेशन भी मिल जाता, सीक्वेंस एंड सीरीज भी स्टैंडर्ड मैथ का पार्ट है, रिलेशन बिटवीन ए एंड जीएम यहाँ पे भी है, परमोटेशन, ये सारे टॉपिक उसमें है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और वहां पे भी आप पढ़ते, मतलब इसमें कुछ टॉपिक स्टैंडर्ड मैथ के भी लिए गए हैं। ठीक है, तो ये थी 3 यूनिट। चलिए अब करते हैं इसके जो आगे के यूनिट्स हैं। चलिए अब यूनिट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 जो है वो है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में आपके क्या क्या कौन कौन से टॉपिक है जो आप डिस्कस करोगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ये 4 टॉपिक बिल्कुल सेम है। 11 की स्टैंडर्ड वाली बुक में फंक्शन उसमें भी है, सेकंड चैप्टर में, उसमें उसके डोमेन और रेंज निकालने के लिए भी बोले जाते हैं जो स्टैंडर्ड बुक है। उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन ये हमारे 12th का पार्ट है, तो 12th से भी ये टॉपिक लिया गया है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन ये 11th की बुक में है। तो मतलब ये टॉपिक हमारे स्टैंडर्ड बुक में भी है और अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी है। तो ये टॉपिक मिला के आपके जो 4 टॉपिक मिला के एक चैप्टर बन जाएगा, जो कि आपका 9 चैप्टर हो सकता है। ठीक है, फिर आपका इसमें और कैलकुलस में और क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड बुक में है, उसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करके चैप्टर नंबर 13 है, उसमें हम लिमिट्स निकालना सीखते हैं और डेरिवेटिव, बेसिक डेरिवेटिव सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन है। कॉन्टिन्यूटी ये 12th का टॉपिक है, ये 11th में इसमें इंक्लूड कर रखा है। फिर आपका रेट्स ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ये भी 12th का टॉपिक है। डिफरेंशिएशन एज अ प्रोसेस ऑफ अ फाइंडिंग डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ये वो पूरा प्रोसेस है, इसमें कैसे हम निकालते हैं, कितने मेथड होते हैं, किस किस मेथड से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन यूजिंग चेन रूल, चेन रूल से हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन बता रहा है, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में एक प्रोसेस है चेन रूलर प्रोसेस, तो हम वो भी सीखेंगे इसमें। फिर टेंजेंट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, ये टॉपिक 12th का टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है ये, तो ये एप्लीकेशन है। इसमें जो मोस्टली टॉपिक इंक्लूड है उसमें 11th के टॉपिक भी हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ 12th के टॉपिक भी हैं। तो
और ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड हमारे टॉपिक होते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक सेम थे, तो ये टॉपिक मिलके आपके एक 9 चैप्टर, क्योंकि हम पीछे 8 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके थे, तो ये आपका 9th चैप्टर हो सकता है। ये चारों टॉपिक मिला के, ये 5 टॉपिक मिला के आपके 10th चैप्टर बन जाएगा। तो इसमें मतलब हम मान सकते हैं कि कैलकुलस की जो हमारा यूनिट बनेगा, इसमें कम से कम 2 चैप्टर जरूर आएंगे। तो 2 चैप्टर के अंदर ये 4 टॉपिक और ये 5 टॉपिक, तो ये टोटल मिला के कितने मार्क्स का है? तो जो कैलकुलस जो हमारी यूनिट है, ये हमारी 10 मार्क्स की है। ठीक है, अगला यूनिट है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सैंपल स्पेस है, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये 11th में है, 11th की प्रोबेबिलिटी में है, ये बेसिक स्टैंडर्ड वाले में। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, जो ये 2 टॉपिक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ये 12th के टॉपिक हैं, ये 12th में हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो इसे अप्लाइड मैथ में इसमें इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है और बहुत बेसिक क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड है। तो ये हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसे इंक्लूड किया गया है इस वाले अप्लाइड मैथ में 12th का टॉपिक। तो हमारा यूनिट 5 कौन सा है? प्रोबेबिलिटी है। और इसमें हम कह सकते हैं कि सारे टॉपिक एक जैसे हैं, क्योंकि सारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो एक ही चैप्टर बनेगा इसमें, तो ये 11 चैप्टर होगा हमारा। और टोटल जो हमारी यूनिट 5 है, ये कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की है। मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स है। तो इसमें भी कुछ 11th के टॉपिक थे और कुछ 12th के टॉपिक थे। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स 11th की स्टैंडर्ड बुक में भी है, उसमें और इस टॉपिक में देखो क्या क्या है। इसमें टाइप्स ऑफ डाटा है, डाटा ऑन वेरियस स्केल पढ़ोगे, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। इसके अंदर आप जैसे कि हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, अब डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स बनाते थे, तो ये उसमें आएगा डाटा रिप्रेजेंटेशन में। तो ये सारे टॉपिक आपके किससे? स्टैट्स से रिलेटेड है। तो इसमें जो ये टॉपिक है, ये एक ही टॉपिक के अंदर आ जाएगा स्टैट्स के लिए। मुझे लगता है कि इसमें एक ही चैप्टर बनेगा, जो सारे क्योंकि सारे टॉपिक स्टैट्स से, डाटा हैंडलिंग से है। तो ये सारे टॉपिक मिला के हमारे एक चैप्टर 12 बन सकता है इसको मिलाकर। तो हमारे ये 12 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब ये अकेला चैप्टर अगर आया तो कम से कम 12 मार्क्स का आएगा। तो ये सारे आपका किससे रिलेटेड है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। हमारा यूनिट 7 है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो इसमें ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है हमारी 11th क्लास के अंदर, जो क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन इसके सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट, एक्यूमुलेशन विद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे हम 8th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोबारा पढ़ने को मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड रेट्स विद इक्विवेलेंसी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालोगे। तो देखो ये जो शुरू के टॉपिक है, ये सारे इंटरेस्ट से रिलेटेड है। 4 टॉपिक आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो ये हमारा एक चैप्टर बन सकता है, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, फिर आपका ये था आपका एन्युटी निकालना, कैलकुलेशन ऑफ एन्युटी, वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एन्युटी। तो ये दोनों चैप्टर एन्युटी से रिलेटेड है, तो एन्युटी कैसे फाइंड करते हैं, ये आपका चैप्टर 14 बन सकता है। फिर टैक्स कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टैक्स इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि जीएसटी में टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, और इनकम टैक्स में कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। बिल्स, टैरिफ रेट, और आपके फिक्स चार्ज और सरचार्ज, ये चीज हमारे होते हैं कि कोई भी बिल्स होते हैं हमारे, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिक्स चार्ज और सरचार्ज क्या क्या होते हैं आपके। फिर सबसे लास्ट जो है कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल एंड अदर सप्लाई बिल, मतलब जो हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या वाटर बिल आता है या अदर बिल आते हैं, तो उसमें कैसे बिल जनरेट किया जाता है, और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इंक्लूड होती हैं। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो ये हमारी यूनिट्स कौन सी थी? ये यूनिट 7 थी। तो इस तरह से हमारे यूनिट में 15 चैप्टर तक बन रहे हैं नई बुक में, जो भी एनसीईआरटी की जो नई बुक बनेगी सीबीएसई की, उसमें लगभग हमारे 15 चैप्टर हो सकते हैं। तो ये जो यूनिट है, सबसे ज्यादा वेटेज है इस यूनिट की, कितनी है? 18 मार्क्स। इस यूनिट के 18 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, इस तरह मैंने आपको यूनिट 4 बताया, जो कि कैलकुलस था 10 मार्क्स का। उसके अंदर हमारे 2 चैप्टर बन सकते हैं। यूनिट 5 प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर एक चैप्टर बनेगा, और ये कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का है। फिर आपका यूनिट 6 था, इसके अंदर एक ही चैप्टर बनेगा जो कि 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, और फिर यूनिट 7 है, इसके अंदर 3 चैप्टर बन सकते हैं, और ये 18 मार्क्स का होगा, मतलब ये 3 चैप्टर आपके 18 मार्क्स के हो सकते हैं। तो एक टॉपिक, एक यूनिट रह गया, चलिए अब वो डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखते हैं लास्ट यूनिट। तो लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर 3 टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला। तो इन तीनों को मिला के, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, तो इसमें ये आपका चैप्टर नंबर 16 हो सकता है। और ये कितने मार्क्स का है? ये 5 मार्क्स का है। तो ये टोटल कितनी यूनिट्स थी? 8 यूनिट्स हैं आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जो इस बुक में हमारे यूनिट्स दी गई हैं। और इसमें से ये टॉपिक है, ये स्टैंडर्ड मैथ में भी है। स्टैंडर्ड मैथ में अगर हम देखेंगे तो ये चैप्टर 10 है वहां पर,
और ये 11 चैप्टर के 2 टॉपिक है, इसके अंदर हाइपरबोला और इलिप्स भी होता है। तो हमें यहाँ पे खाली सर्कल और पैराबोला पढ़ने को मिलेगा, और स्ट्रेट लाइन वहाँ का 10 चैप्टर है। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ही इंक्लूड होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हमारे ये 8 यूनिट है। तो अभी तक हमने जितने भी यूनिट डिस्कस करी है, तो मैंने उस यूनिट्स को दोबारा लिखा है, खाली यूनिट्स लिखी हमने। तो कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की थी हमारी? जो हमारी पहली यूनिट है वो 9 मार्क्स की है, सेकेंड यूनिट हमारी 10 मार्क्स की है, थर्ड यूनिट हमारी 6 मार्क्स की है, फोर्थ यूनिट 10 मार्क्स की, फिफ्थ यूनिट 10 मार्क्स की, सिक्स यूनिट 12 मार्क्स की, सेवंथ यूनिट 18, सबसे ज्यादा आपका बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वेटेज बहुत ज्यादा है, 18 मार्क्स की है। और लास्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सबसे कम मार्क्स की है, 5 मार्क्स की। तो इस तरह से आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 80 मार्क्स। 11th क्लास में लास्ट ईयर से 20 मार्क्स में इंटरनल मार्क्स ऐड हुए हैं, मतलब आपके 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के बेस पे हैं। तो जो स्कूल में जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी या जो भी पीए वो टेस्ट होते हैं, उनको मिलाकर आपको 20 मार्क्स इंटरनल आपके ऐड किए जाएंगे, और 80 मार्क्स आपकी बुक के होंगे जो आप एग्जाम में दोगे। और ये आपका 11th क्लास का अप्लाइड मैथ का कोर्स स्ट्रक्चर था। अभी सीबीएसई ने अप्लाइड मैथ्स की कोई बुक इशू नहीं करी है। तो जैसे मैंने जब स्ट्रक्चर समझा रहा था, तो मैंने वहाँ पे कुछ टॉपिक को मिला के चैप्टर बनाए थे। तो मे बी अगर कोई बुक बनती है तो उसमें मे बी 16 चैप्टर या उससे कम या उससे ज़्यादा चैप्टर हो सकते हैं, अगर सेम टॉपिक को मिला के एक चैप्टर बनाया जाए। तो अभी कोई इसकी बुक तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि सीबीएसई किस तरह से इनके मटेरियल प्रोवाइड कराती है, जिससे बच्चे ये सब्जेक्ट चूज करें तो उनको आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। ठीक है। और अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ का जो मैंने डिस्कस करा था सिलेबस, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर या आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करा था। ठीक है। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।